हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमें उसकी ज्योमेट्री, शेप और मेटल के ऊपर आने वाले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यह बात पढ़ी हुई है कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल को देखा जाए तो वो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो कि एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि मेटल जब भी लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो मेटल के वैलेंस शेल में जो sp-d ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और हाइब्रिडाइज होने के बाद 3D स्पेस में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन अरेंज कर लेंगे और इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड के ऑर्बिटल ओवरलैप करके मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड एस्टैब्लिश करते हैं। जो चीज अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखा सकता हूं कि ये मेटल का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि पूरी तरह से खाली होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होता है कि इन दोनों में से एक चीज के पास ऑर्बिटल पूरा खाली हो। यहां पर मेटल के पास ऑर्बिटल पूरे खाली होते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। लिगेंड के ऑर्बिटल में पूरा का पूरा एक लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये दोनों चीजें आपस में ओवरलैप करेंगी। जब ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो जाएगी और इस तरह से मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड बनाने के लिए मेटल को अपने sp3 जो sp और d ऑर्बिटल अवेलेबल है, इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना पड़ता है और हाइब्रिडाइजेशन ही डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे आने वाली है। अब हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, यानी मेटल कितने नंबर ऑफ लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। मेटल का जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बदलेगा वैसे वैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बदलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp आएगा और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री आएगी वो लीनियर आएगी। लीनियर ज्योमेट्री कैसी होती है, मान लो मेटल यहां पर है तो एक लिगेंड इस तरफ होगा और दूसरा लिगेंड 180 डिग्री के एंगल पर दूसरी तरफ होगा। ये लीनियर ज्योमेट्री है। इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल हो सकता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस आयन। ये कंपाउंड अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये आयन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो टॉलेंस रिएजेंट में इस्तेमाल होने वाला ये आयन है जो टॉलेंस रिएजेंट में पार्टिसिपेट करता है उस रिएक्शन में। तो अब नीट में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टॉलेंस रिएजेंट में जो स्पीशीज रिएक्शन करती है एल्डिहाइड के साथ, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो यहां से आप उसका हाइब्रिडेशन बता सकते हो कि वो sp आने वाला है। सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडेशन आएगा मेरे बच्चे sp2 और जो ज्योमेट्री आएगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। अगर मैं तुम्हें ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बताना चाहूं तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, इसका मतलब है मेटल 3 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो 3 लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए वो सारे लिगेंड्स को ट्रायंगल्स के वर्टेक्स में भेज देगा। अगर आप इन सारे को ऐसे इमेजिन करो, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश करो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे लिगेंड दरअसल में मेटल के कॉर्नर्स पर इस तरह से लगे हैं कि वो एक ट्रायंगल शेप बना रहे हैं। इसीलिए इस ज्योमेट्री को बोला जाता है ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है Hgi3 माइनस आयन। यहां पर सेंटर में मरकरी होगा और तीनों आयोडीन ट्रायंगल के वर्टेक्स की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनाने के लिए। फिर ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो स्पेशल केस आएंगे मेरे बच्चे। या तो मेटल का हाइब्रिडेशन sp3 आ सकता है या मेटल का हाइब्रिडेशन dsp2 आ सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 हाइब्रिडेशन मेटल का अगर आया तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी। इसका एग्जांपल है NiCO होल 4। और अगर dsp2 हाइब्रिडेशन आया तो ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जांपल है NiCN होल 4 2 माइनस। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यार यहां तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है, तो हमें कैसे पता चलेगा हाइब्रिडेशन sp3 आने वाला है या dsp2। तो इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। कैसी वर्किंग, जैसे अगर मैं NiCO होल 4 का एग्जांपल लूं तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। ऑक्सीडेशन दरअसल में ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम इस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो अगर मैं निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने बैठूं तो उसके लिए मुझे जरूरत होगी कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीडेशन नंबर की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर भी चार्ज 0 है, तो इसका मतलब है निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। तो हम निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। और क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो हम ऐसे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे
जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो निकल का एटॉमिक नंबर है 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फिर 3d में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर 4s में। सबसे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक भर जाते हैं। 4s क्योंकि 3d से भले चाहे लिखा बाद में है, बट अबवा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, तो टोटल यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाएंगे। अब क्योंकि निकिल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें बाहर नहीं निकालना। तो अब इसकी हेल्प से हम कैसे देखेंगे, हाइब्रिडेशन sp3 आया, तो अब यहां से चीजें होंगी इंटरेस्टिंग। यहां पर हम क्या करेंगे, वैलेंस शेल में जो d ऑर्बिटल हैं, जो s ऑर्बिटल हैं, इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो 3d8 का अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो d सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, 8 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, 5 6 7 8। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने भर दिए। 4p मेरे पास यहां पूरी तरह से खाली पड़ा होगा। अच्छा, 4p में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। अभी हमने डिस्कस करा था, मेटल को अगर लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाना है तो मेटल को चाहिए होंगे सारे खाली ऑर्बिटल। यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, ये जो बाहर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, इन्हें अंदर वाली ऑर्बिट के अंदर पेयर कर देगा अगर जगह है। तो ये बाहर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s के अंदर देख रहे हो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से अंदर पेयर हो जाएंगे। और जैसे ये अंदर पेयर हो गए तो ये s सबशेल पूरा खाली हो जाएगा। और s सबशेल खाली है, 4p सबशेल खाली है, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल खाली है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 4 ऑर्बिटल खाली होना जरूरी है। तो चारों ऑर्बिटल हमें खाली मिल गए, तो यहां पर हाइब्रिडेशन आ जाएगा इस s और 3p को मिलाकर sp3, और ज्योमेट्री आ जाएगी टेट्राहेड्रल। तो जब भी आपको ये हाइब्रिडेशन ढूंढना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हेल्प से, तो आपको एक्चुअल में ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उस ऑक्सीडेशन नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद आप उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। ये देखो, यहां पर मेटल ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाया है वीक के साथ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ अगर बॉन्ड बनाया है तो जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में पेयर्ड हो जाएंगे। उसके बाद जितने ऑर्बिटल हमें रिक्वायर्ड है हाइब्रिडेशन करने के लिए, हम उनका इस्तेमाल कर देंगे। आई एम श्योर ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहां पर DsP2 में एक ट्रिक और आपको बता देता हूं। जितने भी साइज में बड़े एटम है, जैसे पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब, अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो कर रहे हैं तो आप अनडाउटली उसका हाइब्रिडेशन DsP2 ही लिख देना। ये बड़े साइज के जो एटम होते हैं ये मोस्टली स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही बनाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी आपको ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही देखने को मिलेगा मेटल के साथ। बहुत शायद ही कोई ऐसा रेयर केस होगा जिसमें मेटल के साथ वीक लिगेंड लगा है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपको देखने को मिले। तो अपना टाइम बचाने के लिए सबसे पहले तो ये चेक करना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो मोस्ट केसेस में DsP2 हाइब्रिडेशन आएगा और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल 0 ही है तब शायद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाए। अदरवाइज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए मोस्ट कॉमनली वीक फील्ड लिगेंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर यहां पर जैसे मैं एग्जांपल में NiCO4 की जगह NiF4 2- ले लूं, तो ये जो आयन है इसमें फ्लोरीन के दरअसल में वीक लिगेंड होने की वजह से जो ज्योमेट्री आएगी वो ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही आने वाली है। सॉरी, यहां पर आपकी जो ज्योमेट्री आएगी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मोस्टली या तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, या साइज में अगर बड़ा एटम है जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, तो आएगी। वीक फील्ड लिगेंड में मोस्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अदरवाइज ये आपको बेसिक मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो आप हमेशा फॉलो करके आइडेंटिफाई कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, ऐसे ही अभी तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, अभी हमें और निकालना है मेरे बच्चे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अगर है तो इसमें भी 2 टाइप के हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। sp3d, ये d उसी सबशेल का होगा जिसके s और p होंगे। अगर s 4 का है, p 4 का है तो d भी 4 का ही होगा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है dsp3। बस यहां पर फर्क क्या है, ये मत सोचना कि d पीछे आ गया है। दरअसल में sp3d में s, p और d सेम शेल के होंगे। ये तीनों के तीनों या तो 4 के होंगे या 5 के। लेकिन dsp3 अगर लिखा है तो s और p अगर 4 का है तो d उससे पहले वाले ऑर्बिट का होगा। यहां पर dsp3 में d अगर 3 ऑर्बिट का है या थर्ड ऑर्बिट का है तो sp3
जो होगा ये फोर्थ ऑर्बिट का होगा, यानी डी एक पहले वाली ऑर्बिट का होगा, इसलिए डी पहले लिखा गया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 आ रहा है तो दो टाइप के एब्रेशन पॉसिबल है, sp3d और dsp3। sp3d में जो ज्योमेट्री बनेगी वो ट्रायंगल बाई पिरामिड बनेगी और dsp3 में स्क्वायर पिरामिडल बनेगी। यहां पर भी वही वाली बात मैं बोलूंगा, अगर वीक लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में मोस्टली एब्रेशन sp3d आपको देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री ट्रायंगल बाई पिरामिडल देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर SbF52- आयन में फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है, पर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ आप काम कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में मोस्टली हाइब्रिडेशन आपको dsp3 देखने को मिलेगा और ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो टाइप के हाइब्रिडेशन आपको देखने को मिलेंगे, d2sp3 या sp3d2। यहां पर भी वही कहानी, अगर d पहले लिखा है तो मतलब ये s और p के एक पहले वाले शेल का है। अगर s और p सबशेल फोर्थ शेल को बिलोंग करते हैं, फोर्थ ऑर्बिट को बिलोंग करते हैं, तो d2sp3 में d थर्ड ऑर्बिट को बिलोंग करेगा, क्योंकि एक पहली वाली ऑर्बिट को बिलोंग कर रहा है इसलिए उसे पहले लिखा जा रहा है। ये सेम ऑर्बिट को बिलोंग करेगा तो s सबसे पहले आएगा उस ऑर्बिट में, p उसके बाद और d सबसे बाद में। दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर ये एब्रेशन आपको देखने को मिले तो दोनों केस में ज्योमेट्री सेम आती है, ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। बस फर्क ये d2sp3 वाले को ज्यादा प्रिसाइजली हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसने d एक इनर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करा है, और sp3d2 में d सबसे बाहर वाली ऑर्बिट का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोली जाती है और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोली जाती है। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल आपको मोस्टली तब देखने को मिलेगा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हमारे सिचुएशन में गिवन होंगे, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमें मोस्टली आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलेगा। बाकी अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप हमेशा प्रेफर करना मेटल का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। ये देखो वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। फिर देखो कितने खाली ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है, उनकी हेल्प से आप हाइब्रिडेशन बड़े आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप बड़े आराम से अप्लाई कर पाओगे और डेफिनेटली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप बड़े आराम से उसे कर ले जाओगे। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।